तो यार हेलो एवरीवन यार ग्रेविटेशन का पार्ट 2 लेकर के मैं आ गया हूँ। यार देखो, ग्रेविटेशन का पार्ट 1 भी मैंने बना रखा है और ये हमारा पार्ट 2 है। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में लेकर के आया हूँ। यार देखो, ग्रेविटेशन बड़ा चैप्टर है, इसलिए कई सारे बच्चे नहीं करते, बट मैं यार रिकमेंड करूँगा। बिलीव मी, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस फॉर्मूलाज और कुछ एका दुक्का कॉन्सेप्ट्स हैं यार। अच्छे से अगर आपने उन्हें समझ लिया ना, तो यार ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, धुआं धुआं कर दोगे। तो यार पार्ट 1 में हम लोगों ने वेरिएशन इन जी, स्मॉल जी, ड्यू टू एक्सलरेशन ऑफ अर्थ पढ़ा था। अब यार यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर ले जाएं, या फिर ऑब्जेक्ट को एच हाइट नीचे ले जाएं, यानी डेप्थ में ले जाएं अर्थ के सरफेस से। यहाँ हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, कि अर्थ की शेप की वजह से जो भी स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन होता है वो कितना होता है। तो यार बेसिकली अब अर्थ की शेप की वजह से जो भी वेरिएशन होता है, वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अर्थ जो होती है वो इलिप्टिकल शेप में होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो। यहाँ पर यार अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें इक्वेटर की तरफ जो रेडियस है वो ज़्यादा दिखेगा। बेसिकली एलिप्स में रेडियस नहीं होता, दो एक्सिस होती हैं। जो ए है वो सेमी मेजर एक्सिस है, और जो बी है वो सेमी माइनर एक्सिस है। तो यार मेजर एक्सिस नाम से ही पता चल रहा है, जो सेमी मेजर एक्सिस है वो सेमी माइनर एक्सिस से बड़ी होगी, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा। तो यार एलिप्स जो है वो सेमी मेजर एक्सिस पे है, पोल्स जो है वो सेमी माइनर एक्सिस पे है यार। ठीक है। तो बेसिकली ए बड़ा है, बी छोटा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, जो जी की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि हर जगह सेम है। पार्ट 1 में मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में बताया, ये जी हमेशा सेम रहता है। चाहे तुम यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट, किसी भी गैलेक्सी के लिए ये जी की वैल्यू देखो, सेम रहेगी। ठीक है। और मास तो सेम होता ही है, ये भी बात पता है। हर एक प्लैनेट पे तुम्हारा मास सेम रहेगा, बस वेट चेंज होता है। ठीक है। तो जो सीधा सीधा जो स्मॉल जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल आर स्क्वायर के। ठीक है। यानी कि अगर आर बढ़ाओगे तो जी घटेगा, एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमें ये पता चला कि यार, मतलब मैंने बताया ना कि ए बी से बड़ा है। अगर इस फिगर में देखो तो ए बी से बड़ा है, यानी कि अगर डिस्टेंस बड़ा होगा ये, तो जो जी की वैल्यू होगी वो कम होगी। डिस्टेंस ये छोटा होगा तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो पोल्स पर क्या होता है, पोल्स का डिस्टेंस है बी, तो बी जो है वो ऐसे छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि पोल्स पर स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। और इक्वेटर पर ए बी से बड़ा है, मतलब ए बड़ा डिस्टेंस है। तो अगर ये बड़ा डिस्टेंस है, यानी कहने का मतलब ये है, तो स्मॉल जी की वैल्यू जो होगी वो छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब देखो यार, बेसिकली क्या होता है कि अब यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि पोल्स पर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, और इक्वेटर पर स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। ठीक है ना, 0.2 का डिफरेंस होता है, जैसा कि तुम देख सकते हो। अब यार अगर जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी तो वेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी होता है। तो जो वेट है वो डायरेक्टली जी पे डिपेंड करता है ना। तो अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेट भी ज़्यादा होगा, और अगर जी की वैल्यू कम होगी तो वेट भी कम होगा। ठीक है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई यार, इसको नोट कर लेना। अब देखो क्या होता है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब जैसा तुम्हें पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी, मतलब मुड़ी हुई है, थोड़ी सी इंक्लाइन है। तो यार बेसिकली अब जो एक्सियल रोटेशन है अर्थ का, उसकी वजह से भी कुछ जी की वैल्यू में वेरिएशन आता है। अब देखो क्या है कि जैसे कि पहले तो ये फिगर बना लेना जो बना हुआ है। यहाँ पर मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस अर्थ की बना रखी है, और अर्थ जो है वो इस तरह से रोटेट कर रही है विद एन स्पीड ओमेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे मान लो ये मेरा मास एम रखा हुआ है, तो जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है तो देखो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो कि उसके ऊपर बाहर की तरफ लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यार देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है। जैसे मान लो आप लोग कभी कार में सफ़र कर रहे हो, और जैसे मतलब कोई टर्न हो, कोई मतलब एक काफ़ी ज़्यादा टर्न हो। ठीक है। मोड़ हो कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुड़ा हुआ, तो जब कार उसको ट्रैवल करती है, कार जब उस मोड़ को कवर करती है, तो ध्यान से देखो आपको ऐसा लगता है, मतलब थोड़ा फील करना अच्छे से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कार से बाहर की तरफ निकल रहे हो, ऐसा आपको मतलब एक फीलिंग आएगी। इमेजिन करके देखना, जैसे कार जब मोड़ पे मुड़ रही होती है,
ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा मोड़ होता है, वो कहते हैं नहीं बहुत लंबा मोड़ था, लंबे मोड़ से मतलब बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ था। तो उसमें देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बाहर की तरफ निकल रहे हो, तो वो कुछ नहीं है। वो आप जब सर्कुलर टर्न लेते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी तरफ लगती है, मतलब आपको लगती है, जिससे कि आपको लगता है कि मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। इसी तरह जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंटर के टुवार्ड्स लगती है। वो मूविंग ऑब्जेक्ट को, जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में घूम सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, उसको वो सेंटर की तरफ बांधे हुए रखती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर निकालने का काम करती है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यार यहाँ पर एक मास रखा हुआ एम, वो सर्कुलर मोशन कर रही है अर्थ, तो वो मास भी सर्कुलर मोशन में है। तो यार उस मास पे बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये इधर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ जो भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो लगेगी। बेसिकली अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस मास को खींचेगा, तो इस मास की जो भी फोर्स होगी वो अर्थ के सेंटर के टुवार्ड्स ही एम जी लगेगी, और ये एंगल हो जाता है फाई। अब यहाँ पर जो जी डैश बनता है, जी डैश से मतलब जो नया जी आता है अर्थ के एक्सल रोटेशन की वजह से, वो कितना आता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये वैल्यू यार तुम्हें लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से ये लर्न कर लो। इसके बाद यार अगर बात करें पोल्स पर, क्या होता है, फाई की वैल्यू को 90 रख देना, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो जी डैश इक्वल टू जी हो जाएगा। और इक्वेटर पे फाई की वैल्यू को जीरो रख देना, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यार, पोल्स और इक्वेटर पे ये वैल्यूज हो गई। फाइनल फॉर्मूला तुम्हारा ये है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, जरूरी नहीं है पोल्स और इक्वेटर पर ही वो वैल्यू पूछे, हो सकता हो वो कोई एंगल दे दे, कोई एक पर्टिकुलर एंगल, और उस पर पूछे वैल्यू, तब तुम वहां पर वो एंगल रख सकते हो फाई की जगह। ठीक है, फिर यार बात आती है, इफ वी चेंज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जी चेंजेस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पोल्स। अब देखो यार, ये एसरेशन रीजन में एक सवाल बन सकता है कि अगर हम स्पीड ऑफ रोटेशन, जो अर्थ की स्पीड ऑफ रोटेशन है ना, अगर हम उस, तो यार जो जी की वैल्यू है वो हर जगह चेंज हो जाएगी, केवल पोल को छोड़ करके। इसको ना नोट कर लेना और समझ लेना अच्छे से, एसर्शन रीजन में से सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है यार, अब चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखो, एक ये एक्सल रोटेशन ऑफ अर्थ में ये मैंने फोर्सेस दिखा रखी हैं। देखो बाहर की तरफ लगी एम आर ओमेगा स्क्वायर ये, और एम जी लगी ये सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इसमें क्या होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स लगती है वो थोड़ी सी एम जी की तरफ झुकी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एम जी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो जो रिजल्टेंट आता है वो एम जी की तरफ आ जाता है, यानी एम जी डैश। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस ये बता रखी है सारी फोर्सेस और उनका रिजल्टेंट दे रखा है। ठीक है, एम जी ज़्यादा होती है तो रिजल्टेंट एम जी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करता है। अब यार बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। देखो पार्ट वन में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी, उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी हम लोगों को ये अभी आगे देखेंगे, सर्कुलर रिंग, फिर हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब चीज़ें इसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी देखनी है। अब यार सबसे पहले तो ये समझो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो यार देखो नीचे मैंने ना यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे कि देखो एक कोई हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब मान लो हमारे पास बी पॉइंट पे कोई मास एम रखा है, और वो जो मास रखा है ना, मास एम बी पॉइंट पर, उसको हमें बी से ए पर लाना है। तो बी से ए पर जब हम उसे लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यही वर्क डन अपॉन मास, जो जिस मास को ला रहे हैं अपॉन में वो मास, यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो बेसिकली अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखें तो क्या होगी कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द मास एम फ्रॉम पॉइंट बी टू ए पर यूनिट मास इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली वी ए माइनस वी बी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जहां से जहां पर मास ले जा रहे हो ना वो माइनस करना, यानी कहने का मतलब ये है, आप बी से ए मास ले जा रहे हो तो वी ए माइनस वी बी लिखना इज इक्वल्स टू, जैसा मैंने ऊपर लिख रखा है बॉक्स में बंद किया उस फॉर्मूले को, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वी ए माइनस वी बी। मैं बी से ए पर मास ले जा रहा हूँ तो मैं वी ए माइनस वी बी लिखूंगा, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए। और वर्क मैं कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ, बी से मास को ए पे ले जा रहा हूँ, तो बी टू ए अपॉन एम। ठीक है, ये चीज समझना, जहां पर मास ले जा रहे हो ना वो वी ए माइनस वी बी करना, उसमें से माइनस करना जहां से ला रहे हो। ठीक है, फिर सुन लो, बी से ए पे ले जा रहे हैं तो वी ए माइनस वी बी करना, और वर्क क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं बी से ए ले जाने के लिए, और ला कहाँ रहे हैं, ए पे, तो वी ए माइनस वी बी करना, जहां ला रहे हो उसमें से माइनस करो जहां से ला रहे हो। ठीक है, और वो तो पता ही है, वर्क तो वहीं से करोगे ना, वर्क बी से ए ले जा रहे हो तो बी से ए मास जब ले जाओगे
तभी वर्क करोगे। अपॉन में जो भी मास है जिसे ले जा रहे हो उसका डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये तो मान लो 2 पॉइंट हमें पता थे तब पोटेंशियल देखा। अब मान लो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमें चाहिए हो, तो बेसिकली किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो भी मतलब हमारा मास है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इन्फिनिटी से मास को ए पे ले जाना है, तो कहाँ ले जा रहे हैं, ए पे, यानी वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है उसे हम जीरो मानते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ, इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है उसे हम जीरो मानते हैं। देखो एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से नोट कर लो, समझ लो, ठीक है, आराम से, कोई भड़बड़ी नहीं है। इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द मास एम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन एम, ठीक है। इस तरह से हमें इसको करना है। तो बेसिकली इन्फिनिटी पर जब आप मतलब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होगा तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, तो जो भी ये फॉर्मूला होगा वो केवल वी ए के टर्म्स में आ जाएगा। तो इससे हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी प्रोसेस है, चाहे इन्फिनिटी वाले में देखो, चाहे जब ए और बी दो पॉइंट्स थे हमारे पास उस केस में देखो, ये जो प्रोसेस है ये बड़ी स्लोली करते हैं। ये एक अजम्पशन होती है, क्योंकि अगर हम इस प्रोसेस को तेज़ी से करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। हमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी पड़ती है, इसलिए हम इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही धीमे धीमे स्लोली करते हैं, ठीक है। उसके बाद यार बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक मास है, उस मास से आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, वी एट पी। तो यार इसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन आर। देखो यार सिंपल सी चीज़ है, ग्रेविटेशनल फील्ड में तुमने पढ़ा था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें तुम्हें क्या करना है, आर स्क्वायर की जगह आर लिख दो, बस खेल खत्म। जी एम अपॉन आर और माइनस साइन और लगा दो, खत्म, ठीक, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब देखो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। अब जैसे मान लो बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं और उन सभी से आर 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 डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इन सबको ऐड कर दो। जैसे मान लो मास 1 है, m1 है, तो m1 से r1 डिस्टेंस दूर पॉइंट p है, m2 से r2 डिस्टेंस पॉइंट p है, m3 से r3 डिस्टेंस दूर पॉइंट p है और m4 से r4 डिस्टेंस पॉइंट p है। तो सभी को ऐसे ऐड करते चले जाओ तो तुम्हें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा पॉइंट p पर। देखो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, सिंपली उसको ऐड कर दो, ठीक है। इसके बाद यार बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग पर, ठीक है। इसमें देखो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, जैसे देखो हमारे पास ना यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो ओ है और जो रेडियस है वो आर है। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा। तो यार इसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन स्क्वायर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। देखो पोटेंशियल के हर एक फॉर्मूले में माइनस साइन लगेगा, ठीक है। और अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के केस की बात करें तो इसमें क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन स्क्वायर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, हमेशा ऐसे ही याद किया करो कैपिटल और स्मॉल बोल के, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है कि कौन रेडियस था कौन डिस्टेंस था, ठीक है। तो माइनस जी एम अपॉन स्क्वायर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, हमेशा ऐसे ही याद किया करो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की एक्सिस पर उस उसके एक्सिस से मतलब उसके एक्सिस पर आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर ये पोटेंशियल होता है, ठीक है। उसके बाद यार बात करते हैं, अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो सेंटर पर देखो ध्यान से, फिगर देखो, सेंटर पर जो स्मॉल आर होगा वो जीरो हो जाएगा। तो स्मॉल आर की जगह जब तुम जीरो पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर बन जाएगा, ठीक है। जो आर स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कैपिटल आर बन जाएगा। तो माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्या हो जाएगी, इसके सेंटर पे हो जाएगी पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद यार ये हो गई सर्कुलर रिंग होगी। उसके बाद यार बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल। अब देखो हॉलो सॉलिड स्फीयर वगैरह आ गए तो तुम्हें पता है, आराम से कर लोगे। तीन केसेस बनते हैं, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, आउटसाइड सरफेस और इनसाइड, ठीक है। बात करते हैं यार हॉलो स्फीयर की। देखो हॉलो स्फीयर दे दे चाहे स्फेरिकल शेल दे दे, एक ही बात है, मतलब अंदर से खोखली, ठीक है। अब देखो क्या है, आउटसाइड की केस की बात करें तो इसमें जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से बड़ा होगा। ये बातें पता है, फील्ड में भी मैंने बताई थी, वहाँ अच्छे से बताई थी, वहाँ समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा वो माइनस जी एम अपॉन आर होगा, सिंपली अभी फॉर्मूला पढ़ा था,
मास एम से आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी के लिए पोटेंशियल का वही है, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। सरफेस की बात करें तो सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाते हैं, तो सरफेस पे जो ये होगा वो माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। बात करें भाई इनसाइड की, इनसाइड में बढ़िया केसेस बनते हैं, लेकिन यार यहाँ तो इनसाइड भी बेकार निकला यहाँ पे तो इनसाइड का भी वही फॉर्मूला है क्या, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। अब भाई यार देखो इनसाइड में ना जो पोटेंशियल होगा वो हर एक जगह कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये चीज़ इसमें होती है, ठीक है, इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा वो हर एक जगह कांस्टेंट होगा। अच्छा फील्ड क्या होती थी हॉलो के इनसाइड में, हॉलो स्फीयर के इनसाइड में बताया था ना पिछले वीडियो में, जीरो होती थी भाई मेरे, कितनी होती थी, जीरो होती थी भाई मेरे, ठीक है। अच्छा सॉलिड में फील्ड क्या होती थी इनसाइड में, ये बताओ यार, क्या फील्ड होती थी सॉलिड में इनसाइड में, भाई जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, याद रखना, बहुत बढ़िया। अब यार ये हो गया ग्राफ किसका, हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल के लिए। अब देखो यार इसमें क्या दिखाया गया है कि मतलब ग्राफ मैंने कैसे बनाया है कि इनसाइड में तो हर जगह कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ग्राफ बना दिया, फिर सरफेस पर भी उतनी है जितनी इनसाइड में थी, लेकिन यार आउटसाइड में देखो जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई स्मॉल आर के, तो एकदम इन्वर्स वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। इसके बाद यार बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, तो हॉलो स्फीयर अच्छे से चमका, ठीक है। अब यार सॉलिड स्फीयर में भी तीन केसेस हैं, आउटसाइड सरफेस इनसाइड। अब यार भाई मेरे दिल पे हाथ रख के बताओ, आउटसाइड और सरफेस की कहानी बताने वाली है क्या, बिल्कुल बताने वाली नहीं है। जो हॉलो में थी था फॉर्मूला वही सॉलिड में, केवल इनसाइड समझो यार, देख लो ना, जो हॉलो में फॉर्मूला था वही सॉलिड में भी है, आउटसाइड और सरफेस के लिए। भाई मेरे इनसाइड बताऊंगा मैं, देखो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू 3/2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर। भाई फॉर्मूला देखने में ऐसा लग रहा है कुछ नहीं, आराम से याद करो, हर एक दिन इसे, दिन में मतलब हर एक दिन 3 बार इसे देख लो, दिन भरे में रोजाना, ऐसे चमक जाएगा ना ये फॉर्मूला, कोई भुला नहीं सकता। मैं पहले भी कह चुका हूँ भुलाना कठिन होता है, याद करना भुलाना कठिन होता है ना, भुलाना कठिन होता है, किसी चीज़ को आप भुला नहीं सकते, समझ रहे हो ना। आपसे कोई कहते ABCD भूल जाओ, भूल जाओगे क्या यार, मतलब वो तुम्हारे मन मस्तिष्क में ऐसे बस चुकी है कि तुम उसे भूल नहीं सकते, तो भुलाना कठिन है, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि जो इनसाइड में है फिर से बोल देता हूँ, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू 3/2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर। यार इसे याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, अच्छे से याद कर लो कैपिटल आर स्मॉल आर बोल के, ठीक है। अब देखो क्या है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एट सरफेस एंड सेंटर। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड स्फीयर की, तो जैसे सरफेस पर पोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल था वो कितना था, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। और अगर हम सेंटर पर बात करें तो यार सेंटर पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जो भी इनसाइड का पोटेंशियल है ना, उसमें देखो सेंटर पर जो स्मॉल आर होता है वो जीरो हो जाता है, सेंटर पर जो स्मॉल आर होता है वो जीरो हो जाता है। तो जब सेंटर पर तुम स्मॉल आर जीरो करोगे तो तुम्हारे पास जो सेंटर पर पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा, -3 GM/2 आर। इसमें कुछ आर वगैरह कैंसिल भी होंगे, करके देखना। स्मॉल आर जो भी इनसाइड में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है उसमें स्मॉल आर को जीरो कर देना, स्मॉल आर जीरो हो जाएगा तो ये 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर वाला पूरा टर्म हट जाएगा। उसके बाद कट्टा पिट्टी खेलेना, कुछ आर वगैरह कट जाएगा तो तुम्हें सेंटर पर पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर तुम देखना ध्यान से, सेंटर पे पोटेंशियल आएगी -3 GM/2 आर और सरफेस पे पोटेंशियल है -GM/r। देख लो ध्यान से, सब तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम देखो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगी वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस होगी, देख लिया, बस। ये रिलेशन याद रहे तो कोई बात नहीं, नहीं तो ये फॉर्मूला ही याद है, सेंटर पे पूछे तो स्मॉल आर जीरो डाल देना। यार हर चीज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कुछ चीज़ें अगर अच्छे से याद है ना तो उन्हीं से काम चल जाता है, ठीक है। अब देखो यार ग्राफ ऑफ V वर्सेस R हमारे लिए किसका आई है, सॉलिड स्फीयर का। अब इसमें देखो तुम्हें पता ही है कि सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, जो फील्ड है वो तुम्हारी वो सॉरी पोटेंशियल जो है वो तुम्हारी ये रही, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है। सरफेस पर तुम्हारा वही है जो हॉलो के लिए था, उसमें तो कैपिटल आर है ही, मतलब कांस्टेंट है उसमें, सरफेस पर तो कांस्टेंट है पोटेंशियल। और बात करें आउटसाइड के लिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर के। तो यार इस पार्ट में मैंने क्या क्या बताया तुमको, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन, शेप ऑफ अर्थ की वजह से, एक्सल रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, और यार
बेसिकली पोटेंशियल वगैरह की नॉलेज दी। अब यार देखो ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3। और अगर पार्ट 1 नहीं दिखा तो वो भी देख लो। और यार अगर क्वालिटी डाउन लगी वीडियो की तो यार मतलब क्वालिटी बढ़ा करके आप देख सकते हो। आपको तो पता ही है कैसे बढ़ाई जाती है यार, सब होशियार हो यार, कोई बताने वाली बात नहीं है। आजकल मॉडर्न ज़माना है, सब जानते हो। तो ये क्वालिटी मतलब थोड़ी वैसी लगी हो शुरुआत में तो क्वालिटी बढ़ा के देख लिया करो। 720p 360p पे भी इतना समझ में तो आ ही जाता है कि लिख लोगे, कौन सा तुम्हें मतलब उसमें कोई वो चल रहा है। तुम्हें तो बस थोड़ा बहुत समझ आ जाए, फॉर्मूलाज नोट करने हैं यार, अपना पढ़ो आराम से, और क्या ही है। वीडियो देखो, नोट करो एकदम से फॉर्मूलाज, बस एक बार फॉर्मूलाज नोट कर लिए, बार बार वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से दूरी बना के रखो, रेडिएशंस निकलते हैं। पेपर के टाइम पे बिल्कुल मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आराम से बस मतलब नोट्स बना लो और वीडियोस देख करके फॉर्मूला सारे लिख लो, बस फिर उसी से पढ़ो, मोबाइल बिल्कुल नहीं फिर, ठीक है। कोई भी कितना भी कहे, पेपर के टाइम पे कुछ भी नहीं। सब इम्पोर्टेंट वगैरह अभी देख लो, पेपर के टाइम पे तो बस रिवीजन 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 एंड रिवीजन। तो यार और भी वीडियोस पढ़े हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का भी वीडियो पढ़ा है, छोटा सा चैप्टर है, 30 मिनट का वीडियो, उसका भी उसमें उसके सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। केपलर सेकंड थर्ड लॉ के वीडियोस पढ़े हैं, ग्रेविटेशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, पार्ट सेकंड अभी डालना है, उसमें थोड़े बहुत फॉर्मूलाज रह गए हैं, वो पार्ट सेकंड में बता देंगे। और यार एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, वो भी देख लेना। उसके फॉर्मूलाज तो बहुत ही कम है और बहुत सिंपल है। स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, वो भी देख लेना आराम से। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। वेरी वेरी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।